स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो इसरो प्रीवियस ईयर जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की सीरीज चला रहे थे, इसमें ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसमें हमने 3 फिटर के प्रीवियस ईयर पेपर, एक टर्नर के, टोटल 4 प्रीवियस ईयर इसरो के पेपर में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू को कवर करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार रिव्यू देख लीजिए कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस को यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हमने पेपर कौन सा लिया है, इसरो सैक अहमदाबाद का, 6/11/2016 एग्जाम डेट यहाँ पर सेट ये है, ठीक। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन है 15 माइक्रोन इज इक्वल टू, 15 माइक्रोन कितने एमएम के बराबर है। तो हम सभी को पता है कि जो 1 माइक्रोन है, ये 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 0.001 एमएम के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि 1 एमएम किसके बराबर होता है, 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर इसको हम क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कि 15 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.015, ठीक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। यहाँ से क्या ध्यान रखना आपको, केवल इतना ध्यान रखना है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 0.001 एमएम के बराबर होता है। जितने भी माइक्रोन निकालने हैं आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिवर्स भी याद रखिएगा कि 1 एमएम किसके बराबर होता है, 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आप सभी को पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अगर साइन 0 का पूछा जाए तो कितना होता है, 0 होता है। इसका अपोजिट जस्ट कास का होता है। कास 0 की वैल्यू 1 होती है और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसी के आधारित आपको एक पूछा जाता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा से। आपको पता है जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब जब कभी भी थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री पर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कुली अपने सर पे बोझा उठाकर काफी दूरी तक चलता है तो भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर बोझा को उठा के जा रहा है। तो इस कंडीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 0.22 पाउंड के। पाउंड को शॉर्ट फॉर्म में LBS से लिखा जाता है। अब इसका अपोजिट भी पूछ सकता है। इसका अपोजिट क्या पूछ सकता है कि 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.456 किलोग्राम के ये बराबर होता है, ठीक। आप अप्रोक्सीमेट 0.45 याद रख सकते हैं, ठीक। 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर, 0.45 किलोग्राम के बराबर। और 1 किलोग्राम किसके बराबर, तो 0.22 पाउंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ 5 सेंटीमीटर साइड। ऐसा स्क्वायर जिसका साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो किसी भी अगर आपको फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करते हैं, उसके सभी फिगर उसके सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं। अब स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं और एक साइड कितना है, 5 है। तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अगर एरिया निकालना है तो हम साइड को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता, 25 सेंटीमीटर आ जाता। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इसका विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, एक साइड ए है दूसरी साइड ये है, यहाँ पर 90 डिग्री पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाता है, ठीक। अगर यहाँ इसका विकर्ण पूछता कितना होगा तो 5√2 इसका आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द एंगल बिटवीन स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड एट 6 आवर।
6 बजे जब घड़ी की सुई में कितना बजता है, 6 बजता है, तो उस समय इनके बीच एंगल कितना होता है ये आपको बताना है। तो 6 बजे इसको आप बिना फार्मूले की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 कब बजेगा, जब हमारी बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, सीधा का सीधा 12 पे इंडिकेट कर रही होगी और घंटे वाली सुई 6 को इंडिकेट कर रही होगी। तो अगर यहाँ आप इनके बीच का एंगल देखें तो कितना है, ये सीधा का सीधा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, ये क्या है, सिंपल था, तो आपने देख लिया बिना किसी फार्मूले के। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 6:20 पर घड़ी और मिनट वाली सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, या बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच का एंगल कितना होगा, तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, 11/2 m बराबर 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर m क्या है, m डिनोट करता है कितने मिनट हो रहे हैं, और h क्या डिनोट करता है कि कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे 6 बजे के लिए यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मिनट में कुछ है ही नहीं। एच के स्थान पे 6 रखेंगे, 30 को 6 से गुणा करेंगे 180 आएगा, उधर ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगी। यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूंकि काफ़ी ज़्यादा आज हमने न्यूमेरिकल ले रखा है इस पीडीएफ में, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। छठवां प्रश्न क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस इंटू हाइट इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर 6, 8 और 10 है, तो ये क्या है, हमारा एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में आपको पता है जो 10 सबसे बड़ी भुजा है ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और चाहे आप बेस को 8 ले लो या फिर आप परपेंडिकुलर को 8 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 8 आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, ये किस पर जाएगी, ये हाइपोटेनियस पर जाएगी। ठीक, इसी प्रकार 8, 6, 10 ना दे करके अगर आपको 3, 4, 5 दे दिया जाता तो क्या करते, तो भी यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा थी वो कहाँ जाती, हाइपोटेनियस पे जाती। तो इस प्रकार से अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8, 6 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। यूनिट सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यही इसका आपको पेरीमीटर पूछ दिया जाए तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों साइडों को आपस में ऐड कर देंगे, 10, 8, 18, 6, 24, तो भी इसका कितना आ रहा है, पेरीमीटर भी बाई चांस इसका 24 सेंटीमीटर ही आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/1000 ऑफ एन इंच इज नोन एज, 1 इंच के 1000वें भाग को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, थाउ कहा जाता है। ठीक, 1 इंच का जो 1000वां भाग होता है इसे क्या कहते हैं, थाउ कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट और मेजरमेंट वाली हमारी फर्स्ट वीडियो थी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर यूनिट कवर की गई हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देख लेते हैं ये फिगर किस प्रकार से बना है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, फिगर बनाया गया है। ठीक, फिर इसको इस प्रकार से इंटरसेक्ट किया गया। अभी तक आपको एक भी ट्रायंगल नहीं मिला। जब आपको इसमें लास्ट में बाइसेक्ट करेंगे तो फिर आपको ट्रायंगल मिलना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ट्रायंगल तो आपको सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, 8 ट्रायंगल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, 8 ट्रायंगल आपको सीधा मिल गया। अब 9वां कहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल ये बन गया 9, अगला ट्रायंगल ये बन गया 10। ठीक, अब और आप कहाँ बना सकते हैं, तो इसी प्रकार से एक ट्रायंगल आपका इधर बनेगा इस वाले बेस पर 11, एक ट्रायंगल आपका इस वाले बेस पर बनेगा, कितना हो गया 12, 12 ये हो गए। क्या और कोई ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है, सोचिए आप थोड़ा कि और कौन सा ट्रायंगल बन सकता है। ये हो गया 12, फिर उसके बाद आ जाइए, एक ट्रायंगल आपका इधर बन जाएगा 13 हो गया। ठीक, बड़े वाले हाइट से लेकर इसी प्रकार एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा, ये हो गया 14। ठीक, इसी प्रकार से आपका 2 ट्रायंगल बनेगा इस वाले बेस पर, जब आप लेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, इस यहाँ से लेकर के यहाँ इसको ले लीजिए 15 हो गया। और इसी प्रकार जब नीचे लेंगे तो आपका 16, टोटल कितना ट्रायंगल इसमें बनेगा, 16 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसको आप एक बार फिर से ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल हाउ मेनी ट्रायंगल, 16 ट्रायंगल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या पूछा गया, इफ 6 होल आर ड्रिल्ड ऑन ए पीसीडी ऑफ 120 mm, व्हाट विल बी द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नियरेस्ट होल। पिच सर्किल डायमीटर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है कि 120 mm वाले पिच सर्किल डायमीटर पर 6 होल किए गए हैं। कितने होल किए गए हैं, 6 होल किए गए हैं। तो इन जो होल हैं इनके बीच की दो पास वाले होल के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, पीसीडी आप सभी लोग भली भांति उससे परिचित होंगे। आप गियर में कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो किससे किया जाता है, पीसीडी से ही सारा कैलकुलेशन किया जाता है, ये आप सभी को पता है। ठीक, एक रफली क्या करना है, मान लीजिए हमारा पिच सर्किल डायमीटर है, इस पे हमें कितने होल करने हैं, 6 होल करने, 1 2 3 4 5 6 होल कर दिए। यहाँ पर इसका हमारा क्या है, सेंटर है। अब आप सभी को पता है वृत्त का टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को आपको क्या करना है, 6 भागों में बांटना है। टोटल कितने होल कर रहे हैं, 6 होल कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बांटेंगे, ठीक है, इस प्रकार से बांटेंगे। तो यहाँ जो प्रत्येक भाग या प्रत्येक एंगल होगा कितने कितने डिग्री का होगा, तो ये हमारा एक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब यहीं अगर इस एंगल को हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर दें, बीच से एक यहाँ पर क्या डाल दें, लंब डाल दें। लंब का मतलब यहाँ आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री। इधर भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री। एक लंब डाल दिया तो ये क्या करेगा हमारा, या कह दीजिए एंगल बाइसेक्टर हमने खींच दिया, तो ये कोण को 2 भागों में बांट देगा। 30 डिग्री आपका इधर बनेगा और 30 डिग्री आपका इधर बनेगा। ठीक, चलिए इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये हमने फिगर बनाया जो भी आपको हमने समझाया। अब यहाँ से जो एक वाला ट्रायंगल है इसको हम क्या कर लेंगे, जूम आउट करके आपको इधर समझाते हैं। ठीक, ये टोटल एंगल कितना बन रहा था, टोटल एंगल आपका बन रहा था 60 डिग्री। कैसे, टोटल होता है 360 डिग्री, 6 होल हैं, 6 से डिवाइड किए तो एक का कोण आ गया 60 डिग्री। ठीक, मतलब जो 2 होल हैं उनके बीच जो कोण होगा कितना होगा, 60 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। अब इसी को हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर खींच के 2 भागों में यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो दोनों कितना कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि दोनों होल के बीच की दूरी क्या है, ये है, कितनी है, ये स्मॉल ये मान लेते हैं। यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर किया, 2 भागों में बांटा, तो ऊपर वाला a/2 हो जाएगा और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। वृत्त है तो वृत्त में क्या है, जो सेंटर से उसको यहाँ पर परिधि पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। मान लीजिए इसका क्या है, रेडियस आर है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है इस वाली भुजा को। ठीक, जो ए है, ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है। हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा। आप सभी को पता है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक, चूंकि यहाँ पर बनना है 90 डिग्री। तो जब आप साइन का लगाते हैं तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, अपोजिट साइड या कह दिए परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पर तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हो जाएगा आपका ये बाई 2 और कर्ण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, तो a/2 से हमने कैलकुलेट किया, लंब को a/2 रख दिया, कर्ण को r रख दिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, चूंकि यहाँ ये एंगल क्या है, θ/2। θ/2 का मतलब हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से ए की वैल्यू कितनी आती है, 0.5d निकल के आती है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आती है, 0.5d निकल के आती है। अब यहाँ से आपको फार्मूला निकल के आया, कोई भी पीसीडी हो। ठीक, पीसीडी 100 mm हो, 10 mm हो, 20 mm हो, 120 mm हो, 200 mm हो, डजेंट मैटर। ठीक, आपको अगर 2 होल के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करना है, पीसीडी को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, इसका प्रूव क्या था, हमने आपको यहाँ प्रूव करके दिखाया। प्रूव कैसे किए, हमने एक क्या मान लिया, एक वृत्त खींच लिया। वृत्त में चूंकि 6 होल किए गए थे, हमने उसको 6 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, 6 बराबर भागों में बांटने के बाद आपको पता है वृत्त का टोटल एंगल 360 होता है। हमने 360 को 6 भागों में बांटा, 60 डिग्री आ गया। अब एक भाग को हमने क्या किया, यहाँ से जूम आउट कर लिया। एक भाग को जूम आउट करके हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक,
कि कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है। ये आपका है दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी। हमने यहाँ से कोण का अर्धक कर दिया, 30 डिग्री इधर बना, 30 डिग्री इधर बना। यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकल के आई PCD इंटू 0.5। अब हमारा PCD कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 120 mm दिया गया था, 0.5 मतलब उसका आधा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 60 mm निकल आएगा। और ये ही क्या है, आपके दोनों होल के बीच की जो दूरी है वही ये है। क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्या कह रहा था, 6 होल हैं, PCD 120 mm पर आपको कैलकुलेट करना था सेंटर डिस्टेंस, कितनी निकल के आ गई, निकल के आ गया 60 mm। ठीक, अब डायरेक्ट इसी प्रकार से कुछ और फार्मूले आप देख लीजिए। ये सारा कैलकुलेशन ना करने के बजाय आप फार्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 होल के लिए, कितने होल के लिए, 3 होल के लिए PCD कोई भी हो डजेंट मैटर, अगर वहां पर 3 होल किए गए हैं तो उन दोनों के होल के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, PCD को 0.866 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। चौथा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 होल है PCD पर, तो क्या करना है, PCD को 0.7071 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास 5 होल किए गए हैं PCD पर, तो क्या करना है, PCD को 0.5878 से मल्टीप्लाई करना है। 6 होल दिए गए हैं तो उसके लिए अभी हमने प्रूव किया कि PCD को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार अगर PCD पर 7 होल किए गए हैं तो PCD को 0.4339 से मल्टीप्लाई करना है। 8 होल किए गए हैं तो PCD को 0.3827 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 9 होल किए गए हैं PCD पर तो उसको 0.342 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार अगर 10 होल दिए गए हैं तो क्या करना है, PCD को 0.309 से मल्टीप्लाई करके आप दो होल के बीच की जो एडजेसेंट होल होंगे, पास वाले 2 होल होंगे, उनके बीच की सेंटर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोककर, चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड में इसको वीडियो को बना रहे हैं। ठीक, मान लीजिए एक और उदाहरण दे देते हैं। आपको दिया गया है कि PCD 100 mm है और उस पर 10 होल किए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर PCD क्या है, 100 mm है और इस PCD पर कितने होल किए गए हैं, 10 होल किए गए हैं। तो यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस, दो पास वाले होलों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो क्या करना है, PCD को डायरेक्टली 0.309 से आपको मल्टीप्लाई करना है। PCD 100 है, 0.309 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.9 उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप डिफरेंट PCD को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द वेट ऑफ द पार्ट शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर का क्या करना है, हमें पार्ट का वेट कैलकुलेट करना है कि इसका द्रव्यमान कितना है। ठीक, तो बेसिकली ये 2D दिखाया गया है। ठीक है, 2D से क्या करना है, आपको इसका 3D इमेजिनेशन करना है कि ये 3D में फिगर कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है क्या, क्यूबॉइड टाइप। ठीक, जिसकी आपको लेंथ 50 दी गई है, ब्रेड्थ 50 दी गई है, हाइट क्या दी गई है, 10 दी गई है। ठीक, तो एक क्यूबॉइड हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 50 50 इंटू 10। फिर ऊपर यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक क्या है, सिलेंड्रिकल है, उसका डाया कितना है, 28 है। ठीक, 28 mm डायमीटर का एक क्या है, सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट कितनी है, 20 mm है। समझ में आया फिगर आपको। सबसे पहले क्या है, बेस में एक क्यूबॉइड है। ठीक है, उसका लेंथ 50, ब्रेड्थ 50 और थिकनेस या हाइट के कितनी है, 10 है। उसी के ऊपर क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर का डायमीटर 28 है और उसकी हाइट कितनी है, 20 है। इस प्रकार का कोई सॉलिड फिगर है, उसका हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वेट, मास कितना, द्रव्यमान कितना होगा। घनत्व दिया गया है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको सॉल्व करते समय यूनिट ध्यान देनी है। जिस यूनिट में आपको उत्तर पूछा गया है उसी यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बिनो दैट हम क्या जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी तो आपको यहाँ दी गई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए।
वॉल्यूम किसका, टोटल फिगर का है, जो टोटल आपके पास फिगर है इसका वॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्यूबॉइड दिया गया उसका वॉल्यूम निकालना होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और दूसरा आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कैसे, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये सर्किल होता है इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ एच से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है इसका वॉल्यूम। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ 50, हाइट 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25000 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। अब चूंकि डाया कितना था, तो डाया 28 था, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। तो 14 का जब आप 2 बार उसको लिखेंगे तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा। 14 इंटू हाइट कितनी थी, यहाँ पर 20 थी, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 12320 निकल के आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 37320 mm³ निकल के आएगा। यहाँ पर हमारा किस में निकल के आया वॉल्यूम, आयतन हमारा निकल के आया mm में। हमारा घनत्व किस में दिया गया है, घनत्व दिया गया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस mm³ को हमें किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा, ठीक। आप सभी जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर mm³ को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। ऐसा क्यों, चूंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। क्यूब करेंगे तो 10 × 10 × 10 1000 आ जाएगा। इसलिए 37,320 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 37.320 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा टोटल वॉल्यूम। अब आपको बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, जो भी डेंसिटी दी गई है डेंसिटी से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम को, आपको आंसर निकल जाएगा। 37.320 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 373.2 ग्राम टोटल जो यहाँ पर पार्ट दिया गया है इस पार्ट का वेट निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर वेट ना कह के आप मास कहें तो ज्यादा सही होगा। कितना आएगा, 373.2 ग्राम इसका क्या होगा, मास होगा, ठीक। मास क्या होता है, अमाउंट कंटेंस इन अ बॉडी। वेट क्या होता है, वेट जिस भी मीन्स अट्रैक्शन फोर्स से पृथ्वी किसी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका बेसिकली वेट होता है। वेट निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको मास को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका कंसेप्ट आप मास वेट एंड डेंसिटी वाले वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपको चैनल पर WCS के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा। कोई भी डाउट आप मत रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले अपना सारा डाउट क्लियर करके जाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इन ए सिंपल स्पर गियर ड्राइव गियर हैविंग 30 टीथ इज 60 RPM। एक सिंपल स्पर गियर है, ठीक। जो ड्राइव गियर है उसमें 30 दांतें हैं, वो कितने RPM पे घूम रहा है, 600 RPM पर घूम रहा है। सेम एक ड्रिबन गियर है जिसमें 60 टीथ हैं, तो उसका RPM कितना होगा, ठीक। तो हमें पता है गियर में एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, N1D1/T1 बराबर N2D2/T2। क्या याद रखना है, N1D1/T1 बराबर N2D2/T2। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो गियर का RPM दिया जाए, डायमीटर दिया जाए, टीथ दिया जाए, कुछ भी दिया जाए आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको दिया क्या गया है, जो पहला ड्राइवर गियर है N1 मान लीजिए उसको, ठीक है। तो N1 उसका पहला RPM 600 है, तीथ दिया गया है 30। दूसरे में आपको RPM कैलकुलेट करना है, तीथ दिया गया है 60 को 30 से कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा 2, 60, 600 को 2 से गुणा करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 1200, ठीक। तो जो हमारा 60 तीथ वाला गियर है वो कितने RPM से घूमेगा, 1200 RPM से घूमेगा। क्या ये आपका सही है, तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर गियर रेशियो आपका बराबर आया तो समझ लीजिए उत्तर सही है। कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि डी वाला टर्म है नहीं, डी को हटा दीजिए तो फार्मूला क्या आएगा, N1/T1 बराबर N2/T2। इस डायरेक्ट फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही अगर आपको RPM और किस में डायमीटर में आए तो क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर N1D1 बराबर N2D2 लगाएंगे, दैट विल बी एनफ। यहाँ आप जब रेशियो निकालते हैं तो देख रहे हैं 20:1 ड्राइवर का भी आ रहा है, 20:1 ड्रिबन का भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, आपस में सही है, इसलिए आपका उत्तर क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है,
हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 25 into 25 mm कैन बी कट फ्रॉम 1 into 1 mm शीट। 25 mm गुणे 25 mm का आपको क्या काटना है, स्क्वायर काटना है। शीट कितनी है, 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो टोटल कितनी स्क्वायर काटे जा सकते हैं। तो जब भी आपको नंबर ऑफ फिगर हो तो क्या करेंगे, अगर आपका 2D है तो सिंपली एरिया को एरिया से डिवाइड कर देंगे, 3D फिगर है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। बड़े वाला सीट का जो एरिया है उससे स्क्वायर वाले सीट के एरिया को डिवाइड कर दीजिए। एरिया के लिए क्या करना है, आपको दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। अब हम जानते हैं कि ऊपर हमें mm में दिया गया है, नीचे मीटर में दिया गया है। तो मीटर को क्या करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसीलिए 1000 गुणे 1000 बटा 25 गुणे 25 यहाँ पर लिखा हुआ है। 1000 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 40 आएगा। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 1600 निकल के आ जाएगा। 1600 आप इसमें से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया, ये वाला। इस फिगर का क्या करना है, आपको एरिया क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली दो फिगर को आपस में कंबाइन कर दिया गया। अगर आप सही से देख पाएं तो नीचे यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा आयत और ऊपर एक इसी से अटैच मिल जाएगा त्रिभुज। तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करके आपको जोड़ देना है तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक आपका यहाँ पर विड्थ दिया गया है 50, एक हाइट लेंथ दिया गया है 30। तो इधर भी इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल 60 है तो ऊपर जो त्रिभुज की हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और त्रिभुज का बेस कितना होगा, जो इसका बेस है वही इसका भी बेस हो जाएगा। अब टोटल एरिया क्या करना है, शेप का कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो हैं, एरिया ऑफ आपको रेक्टेंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ टू ब्रेथ से निकालते हैं। लेंथ 50 हो गया, ब्रेथ 30 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आएगा। जब आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस यहाँ पर 50 है, हाइट यहाँ पर 30 है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 750 निकल के आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2250 mm स्क्वायर निकल के आएगा। चूंकि सभी डायमेंशन किसमें थे, mm में थे, इसलिए इसका उत्तर 2250 निकल के आएगा। ध्यान क्या रखना था, क्या था यहाँ पर 50 दिया गया था आयत का बेस, तो जो यहाँ पर इसका बेस है वही बेस इसका भी है। तो 50 ये है तो ये 50 हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना था। टोटल हाइट 60 दे रखी थी, इतना आपका 30 है। तो 60 में से 30 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में जाने से पहले जितने भी 2D फिगर हैं, 3D फिगर हैं, एटलीस्ट इनका पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक, इनका वॉल्यूम, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, इन सब का फार्मूला आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर फिगर दिया गया है, इसमें आपको निकालना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप शोन। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है। ठीक, ये नीचे क्या है, कुछ रेक्टेंगुलर है, फिर ऊपर क्या है, इसमें सेमी सर्किल जुड़ा हुआ है। ठीक, तो नीचे का बेस क्या है, रेक्टेंगुलर आयताकार है, ऊपर एक सर्किल जोड़ दिया गया है, सेमी सर्कुलर पार्ट। दोनों को अटैच करके पूछा गया इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो बाहरी, इसका जो बाहरी क्या है, ये लंबाई चौड़ाई होती है, यही क्या होता है इसका पेरीमीटर, बाहर से कितना ये कवर कर रहा है। ठीक, मान लीजिए इस समय फील्ड को क्या करना है, तार से घेरना है। तो इसको घेरने के लिए टोटल ये कितने तार लगेगा, टोटल कितनी रस्सी लगेगी, वही उसकी क्या है, पेरीमीटर है। तो यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं। पेरीमीटर के लिए क्या करना होता है, जनरली हमें सारे डायमेंशन को ऐड कर देनी होती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस वाले फिगर को लीजिए तो ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 + 70 120 और 50 170। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये 170 आ गया। अब क्या चाहिए, अब ये जो सेमी सर्कुलर है, इस सेमी सर्कुलर का हमें चाहिए। आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। टोटल वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अर्धवृत्त का परिमाप को कर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा πr। पाई की वैल्यू ले लीजिए 22/7, आर की वैल्यू टोटल ये चूंकि कितना है,
टोटल ये 70 है, तो ये मीन्स टोटल ये 70 है, तो रेडियस लेंगे आधा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को जब 7 से कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। 170 में 110 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 280 निकल के आ जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, ये जो आयत है इस आयत का ये निकाल लेंगे क्या पेरीमीटर। तो आयत का जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, इस लाइन से हमें मतलब नहीं है, ठीक। इसी प्रकार जब आप लोग सेमी सर्किल का निकाल रहे होंगे तो आप डायरेक्टली फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी आपको क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, चूंकि सेमी सर्किल का होता है पाई आर प्लस 2r। देखिए चूंकि ये हमारा इसमें क्या था कॉमन था, ये था ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2r ना लेके केवल पाई आर लिया। पाई आर क्या है, इतने का यहाँ पर पेरीमीटर होता है, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चूंकि ये वाली जो ये लाइन है ये हिडन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना ये तो सर्किल में काउंट होगी ना ही ये रेक्टेंगुलर में काउंट होगी, इसे काउंट ही नहीं करना है। इसमें अगर आपको रेक्टेंगुलर का केवल 3 पार्ट लेना है, 50 70 50, और यहाँ पर टोटल आपको इतना लेना है पाई आर ही लेना है, ठीक। तो यहाँ से टोटल आपका निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, तो टोटल आएगा 280 mm, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of an item is increased to Rs 80 from Rs 60 then percentage of increase is। कोई वस्तु है जिसका मूल्य 60 से बढ़कर कितना हो गया 80 हो गया, तो आपको बताना है कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा। तो 60 से कितना हो गया 80 हो गया, कितना बढ़ा 20 बढ़ गया, पहले कितना था 60 था, आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पर 2 से आप 6 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 3.33 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.3 आएगा। कैसे, एक बार फिर से देखिए, 60 से कितना हो गया 80 हो गया, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, पहले कितना था 60 था, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 60 को 20 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3% निकल के आ जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज एट 6% रेट 3 ईयर विल बी। यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, दर 6% है, रेट 3 साल के लिए कितना हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, वैल्यू रख के आप पुटअप कर देंगे, टोटल कितना निकल के आ जाएगा 180 रुपीज, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो था फार्मूले से। जब कभी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होता है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप क्या करिएगा सिंपली टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करिए और जो भी अमाउंट दिया गया उसका परसेंट निकाल दीजिए। टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। अब 100,000 का अगर आप क्या निकालेंगे 18% निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। निकाल लेते हैं, 1000 का कितना निकालना है 18% निकालना है, परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, 0 से 0 कट गया, टोटल कितना आ गया 180 आ गया। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो इजिली टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट का उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये था पहला वाला पेपर जिसमें हमने कितने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है ये है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर का, इसका एग्जामिनेशन डेट है 20/11/2016। यहाँ पर सेट कौन सा दिया गया, तो सेट ये के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन है हमने एक थ्योरी का क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, बेसिकली 39 मेन स्केल डिवीजन को 40 वर्नियर स्केल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अगर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm है तो लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक। तो इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चाहे 49 50 पूछे, 24 25 पूछे, या फिर आपसे 39 40 पूछे, कंसेप्ट सेम लगाना है, कैसे सॉल्व करना है आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, यह कह रहा है कि 39 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है 40 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो हम लिखेंगे 40 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 39 मेन स्केल डिवीजन।
तो आपको पता है लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मेन स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए होता है। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको पहले से दी गई है 1 mm है। अब निकालना क्या है आपको, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालना है और पता है 40 वर्नियर स्केल डिवीजन 39 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 39/40 mm निकल के आ जाएगा। एक किसकी हो गई, एक BST वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, सिंपली आपको एक मेन स्केल में से एक वर्नियर स्केल को माइनस करना है। तो मेन स्केल 1 था, वर्नियर स्केल हमारा निकल के आया 39/40। इससे माइनस कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में से 1 को माइनस कर 39 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अपान में 40, 1/40 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.025 mm निकल के आएगा। वही इसकी क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 60 डिग्री 45 मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो बेसिकली इस डिग्री वाले को तो ये पहले से ही डिग्री है, मैं इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो 45 मिनट दिया गया है इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करके किसमें, इसमें ऐड कर दीजिए। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमें पता है कि एक 60 मिनट कितने बराबर होता है, एक डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम एक मिनट की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 1/60 आ जाएगी। टोटल मिनट हमारे पास कितना है, 45 मिनट है। तो 45 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, कितना आया, 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 का मतलब हो गया 0.75। जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.75 निकल के आ जाएगा। तो 60 डिग्री आपके पास, सॉरी 60 डिग्री आपके पास पहले से ही था, उसमें जब आप 0.75 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60.75 डिग्री हो जाएगा। चाहे आप कहिए 60 डिग्री 45 मिनट या फिर 60.75 डिग्री, यहाँ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स इन ए प्लेट एज पर द होल टेबल शोन इन द बिलो। यहाँ पर आपको एक फिगर बनाया गया है, ठीक। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये पहला होल है, दूसरा होल है। यहाँ पर होल के सेंटर का आपको लोकेशन दिया गया है, कौन सा होल किस लोकेशन पे है। पहला वाला जो होल है इसका एक्स डायरेक्शन भी 5 है, वाई डायरेक्शन भी 5 है। तो दूसरा होल है इसका एक्स डायरेक्शन कितना है, तो इसका एक्स डायरेक्शन 25 है और वाई डायरेक्शन कितना है, 20 है। तो इस प्रकार जो ये दोनों होल हैं इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी है। थोड़ा इसको हम फिगर को जूम आउट करके देखते हैं। तो जूम आउट में फिगर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। पहले होल की सेंटर डिस्टेंस 5 × 5 है, दूसरे में एक्स कितना है, 25 है, वाई कितना है, तो वाई टोटल यहाँ पर 20 है। तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, 5 है, ये टोटल 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी 20 हो जाएगी। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, टोटल 20 है, तो इतना कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पर राइट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता हो गया, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता हो गया मीन्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपको पता हो गया बेस, हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस इसका स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो स्क्वायर किसका करना है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको 20 का स्क्वायर करेंगे, जो हमारा बेस है, 15 का स्क्वायर जो अपोजिट साइड है, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 625 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, 25। और ये 25 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैसे समझना, एक बार फिर से देखिए। पहले होल की लोकेशन 5 × 5 है, दूसरे की 25, 20 है। अब चूंकि यहाँ तक 5 है, ये टोटल 25 है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। टोटल 20 है, यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया आपका 20, दूसरा हो गया 15। यहाँ पर ट्रायंगल बनाइएगा, तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। आप ट्रिपलेट से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इपॉक्सी ये इपॉक्सी क्या होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप डिटेल में देख लीजिए। बेसिकली
जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमने आपको डिटेल में समझाने को लिया है। सबसे सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्लास्टिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। एक हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक, दूसरा हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो पहला वाला होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का बेसिकली क्या होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, इसीलिए ड्यू टू दिस दे कैन फर्दर बी रिमोल्डेड और रिसाइकिल्ड इजीली। मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है, मीन्स किसमें, मोल्टन मेटल के रूप में, आपने इससे कोई भी मीन्स इससे पार्ट बनाया, ठीक। अब जो थर्मोप्लास्टिक है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी कम है। जब आप चाहेंगे तो इसे इजीली इसको मेल्ट करके फिर से इसे दूसरे शेप में रीशेप कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, इसको आप फिर से मेल्ट कर सकते हैं, फिर से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। फिर उसको यूज करने के बाद मान लीजिए बेल्ट हो गया, फिर से उसको आप गलाइए, फिर से पिलाइए, फिर से नया मेटल बना दीजिए। तो जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक। उसको बार बार हम चेंज ला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक। रिसाइकिल किया जा सकता है किसको, थर्मोप्लास्ट को। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसके विपरीत जो यहाँ पर दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसे कहते हैं, इनका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, ठीक। इनका गलनांक बिंदु काफी हाई होने की वजह से ये रिसाइकिल्ड नहीं किया जा सकते, ठीक। ये रिसाइकिल नहीं किया जा सकते, जब ये एक बार बनाए जाते हैं, शेप में परिवर्तित किए जाते हैं, तो ये काफी हार्ड हो जाते हैं, जिससे इन्हें फिर से रिसाइकिल क्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कह लीजिए ये रिसाइकिल नहीं किए जा सकते। अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें आप बार बार क्या करते रहते हैं, रिसाइकिल करते रहते हैं, जैसे पॉलीस्टेरीन हो गया, टेफ्लॉन, एक्रेलिक, नेलॉन, इन सब से जितने भी सामान बने होते हैं ये काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। इन्हें बार बार आप पिघला करके गला करके नए शेप में इसे आप ढाल सकते हैं। जो यहाँ पर दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक, जैसे वल्केनाइज रबर हो गया, बेकेलाइट, पॉलीरेथेन, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। इसको आप फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते, एक बार आपने कंपोनेंट बना दिया तो बना दिया, फिर वो बेकार हो जाएगा, उसे आप दूसरे शेप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो पूछा गया था कि इपॉक्सी किसका उदाहरण होता है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। यहाँ से आपको बेकेलाइट भी पूछ सकता है, ठीक, या फिर रबर पूछ सकता है, या इपॉक्सी रेजिन, तो ये तीनों क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है सीधा नायलॉन, टेफ्लॉन, तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सभी थर्मोप्लास्ट होते हैं, ठीक, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए फॉलोइंग थिन सिलेंडर। ध्यान क्या रखना है, थिन है, थिन हॉलो सिलेंडर, यहाँ पर थोड़ा एक सब छूट गया है, थिन हॉलो सिलेंडर है, हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर डायमीटर और 10 सेंटीमीटर हाइट वाला कोई एक पतला खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। इसका हमें क्या करना है, आउटर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। खोखला क्यों बोला, खोखला बोलने का मतलब यहाँ ऊपर कोई भी पार्ट नहीं है, ऊपर से खोखला है, नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर मटेरियल है, ये इसकी दीवारें हैं, और यहाँ पर जो ये है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि दीवार भी क्या है एकदम से नगण्य बताया है, बहुत ही थिन पत्ता सिलेंडर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला हो जाएगा 2πr/h, ठीक, क्या हो जाएगा 2πr/h। कैसे, यहाँ पर जो है इसका एरिया वृत्त का क्या होता है, 2πr होता है, कितनी ऊंचाई तक है, h ऊंचाई तक है, तो h से गुणा कर दीजिए, 2πr/h टोटल इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर 7 है, रेडियस निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा, ठीक। और 10h हाइट कितनी है, 10 है, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। समझना क्या था, समझना इतना था कि हॉलो सिलेंडर है, इसलिए ऊपर यहाँ पर कोई पार्ट नहीं रहेगा, कुछ भी मटेरियल नहीं रहेगा।
क्या रहेगा, केवल ये वाली दीवार, इधर वाली दीवार, चारों तरफ की दीवार और नीचे का बेस, इसी तीनों को आपस में जोड़ लेना है। तो इसका क्या आपको टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, तो टॉर्क को हम नीचे एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस आप इसकी यूनिट यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो टाउ टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, बल गुणे दूरी होती है। तो बल का मात्रक अगर आप न्यूटन में लेते हैं, अगर इसको रेडियस को आप मीटर में लेते हैं तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसको आप न्यूटन में लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो न्यूटन सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको आप न्यूटन में लेते हैं, इसको मिलीमीटर में लेते हैं तो न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा। डिपेंड करता है आप एफ किस में लेते हैं, आर किस में लेते हैं। आपका एग्जाम में यूनिट क्या दिया गया, बेसिकली जो ये हम पेपर ले रहे हैं आप न्यूटन सेंटीमीटर ऑप्शन में 3rd नंबर पे दिया गया था, तो वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फार्मूला आपको पता है, जो सिप का कंबाइन फार्मूला होता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये आप यूनिवर्सल फार्मूला याद रखेंगे हीट एंड टेम्परेचर वाले पार्ट के लिए। यहाँ से कोई भी आपको कन्वर्जन पूछ सकता है, डिग्री सेल्सियस देकर डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री में डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करवा सकता है। जो भी दो दिया जाएगा उस दो को आप पिकअप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया गया है, सेल्सियस कैलकुलेट करना है तो हम इतना टर्म उठा के रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सी आपको निकालना है, सेल्सियस सी वैसे रहने दिए। फ़ारेनहाइट एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको 104 पता है, 104 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। तो 104 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान में क्या आपको टोटल फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप इस पर हल कर सकते हैं। इस हमारे सीरीज का मतलब यही है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इतना ही आपको केवल बताना है इन वीडियो के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, इफ ए रॉड इज बेंट इनटू कर्व्ड शेप एज शोन इन द बिलो फिगर देन द टॉप मोस्ट लेयर इज सब्जेक्टेड टू। यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक रॉड है जिसको क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है बीच से, ठीक। मान लीजिए कोई एक रॉड थी, रॉड मतलब सिलेंडर ले लीजिए थोड़ा सा पतले डायमीटर का, इसको क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है, ठीक। इसको कुछ इस प्रकार के शेप में मोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है जो ये आउटर वाली सरफेस है इस पर किस प्रकार का फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स किस प्रकार का होगा। तो जब आप इस राड को मोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपकी कोई राड है, तो अगर आप मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक, और ये वाला ऐसे आएगा, नीचे वाला इसी को यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 सरफेस होती है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर, एक होती है मिडिल वाली सरफेस। तो जो आउटर वाली सरफेस होती है इस पर क्या कार्य करता है, टेंशन फोर्स कार्य करता है, क्योंकि इसे आप क्या करते हैं, ये कोई राड है तो इसे आप इधर से भी मोड़ते हैं, इधर से मोड़ते हैं, तो यहाँ की सरफेस क्या होती है, खिंचाव आता है, तो इस पर क्या कार्य करता है, टेंशन कार्य करता है। अगर यहीं आप देखें तो ये क्या होती है, नीचे वाली सरफेस सिकुड़ती है, तभी क्या होती है, मुड़ती है, तो यहाँ पर कंप्रेसिव काम करता है। अगर बीच वाला देखा जाए तो ऊपर है टेंशन, नीचे है कंप्रेसिव, तो बीच वाला क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन में होता है। तीनों पूछा जा सकता है। अगर निचला यहाँ पर सरफेस पूछे तो ये किस में होगा, कंप्रेसिव फोर्स के अंतर्गत होगा। क्योंकि यहाँ पर ऊपरी पूछा गया है तो ये किसके अंतर्गत होगा, टेंशन फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा होगा, ट्विस्टिंग बल। अगर इस बीच वाले को पूछ लिया जाए, इसकी जो सेंटर लाइन है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल में रहेगी, क्योंकि ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेसिव, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी क्यूब ऑफ 4 mm साइड कैन बी कट फ्रॉम क्यूब ऑफ साइड 8 mm। पहले जो क्यूब बड़ा वाला क्यूब है उसका साइड क्या दिया गया, 8 mm दिया गया है घन। उससे 4 mm वाले साइड के कितने घन काटे जा सकते हैं, बड़ा घन है जिसका आपको साइड 8 mm दिया गया, उससे 4 mm वाले साइड के कितने घन काटे जा सकते हैं। चूंकि ये 3D फिगर है, हमने ऊपर ही बताया था, अगर आपको 2D है तो एरिया को एरिया से डिवाइड करना है, 3D है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले
बिगर क्यूब का वॉल्यूम निकालिए, उसको डिवाइड कर दिए छोटे क्यूब के वॉल्यूम से, तो आपको नंबर ऑफ क्यूब पता चल जाएगी। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो चूंकि साइड 8 है, तीनों आपस में बराबर होती है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, नीचे 4 इंटू 4 इंटू 4, 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तीनों बार 2 आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 8 क्यूब निकल के आएंगे। अगर 8 mm वाला कोई क्यूब है, उससे 4 mm वाले साइड का क्यूब काटना है, तो टोटल कितने क्यूब आएंगे, 8 क्यूब उससे काटे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज 25x² - 4 इफ a इक्वल टू 5x - 2 देन b विल बी व्हाट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है 25x² - 4। इसमें आप a² माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, या फिर कहिए ये गुणे बी का ही कंसेप्ट लगाएंगे, चाहे जो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 25x² है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये क्या हो जाए, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी हो जाएगा, मतलब 5x + 2, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, 5x - 2 हो जाएगा। तो वहीं इसको 25x² - 4 को हमने क्या लिख दिया, 5x + 2 लिख दिया और 5x - 2 लिख दिया। ये की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू 5x - 2 है, 5x - 2 से 5x - 2 कट गया, बचा क्या, 5x + 2 आपका बच गया। वही इस क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, a माइनस बी की वैल्यू, a गुणे बी की वैल्यू दे रखी थी, a की वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करना था, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड करना था। इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, 5x + 2, 5x - 2, 5x - 2, 5x - 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x + 2 आपका बच के उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, ये स्पेरिकल एल्युमिनियम बॉल इज मेल्टेड and made into smaller ball of 1/3 radius of original one, then how many such balls can be made। एक बड़ा सा एल्युमिनियम का गेंद है। गेंद कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। एक बड़ा गेंद है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, कुछ भी है, x है। अब इसको हमने पिघला कर क्या किया, छोटे छोटे गेंद बनाए, और इसका जो हमने रेडियस रखा वो क्या हो गया, x/3 हो गया। जो पहले रेडियस था उसका 1/3 का हमने बॉल बनाया। तो इस प्रकार के कितने बॉल बनाए जा सकते हैं, तो इसको आसान करने के लिए हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला बॉल है इसका रेडियस 3 है, छोटे वाले बॉल का रेडियस क्या है, 1 है। चूंकि ये 3D फिगर है तो क्या करना होगा, हमें बिगर वॉल्यूम को स्मॉल वाले वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो जो स्फीयर होता है, गोला, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये सारे आपको 2D 3D के फार्मूले याद होने चाहिए, बार बार हम आपसे बोल रहे हैं। 4/3 को 4/3 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, r1³/r2³। r1³ का मतलब r के स्थान पर आप 3 मान लिए हैं, और r2 के स्थान पर हमने क्या मान लिया है, तो r2 के स्थान पे हमने 1 मान लिया है। 3 × 3 × 3 बटा 1 × 1 × 1, यहाँ पर 3 × 3 = 27। टोटल कितने बनाए जा सकते हैं स्पेयर, 27 स्पेयर इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्या करना था आपको, सबसे पहले बड़े वाले जो आपका बिगर वाला गोला था उसका वॉल्यूम निकालना था, उसको डिवाइड करना था छोटे वाले वॉल्यूम से, सिंपली आपका निकल के आ जाएगा, कुछ भी इसमें करना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक 63 किलोग्राम का कोई क्या है हमारा, मीन्स एक एलॉय है। ठीक, उस एलॉय में क्या है, कॉपर, जिंक और टिन है, जो कि रेशियो में मिक्स किए गए हैं, 4:3:2 के रेशियो में मिक्स किए गए हैं। तो आपको बताना है कि कॉपर, जिंक और टिन का परसेंटेज किलोग्राम में कितना होगा। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कॉपर, टिन और जिंक का रेशियो। रेशियो किस में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया, किस में, 4:3:2 के रेशियो में हमें दिया गया है। ठीक, तो हम लिख लेंगे कॉपर, टिन, कॉपर, जिंक, टिन। टिन को एसएन से लिखते हैं, तो कॉपर, जिंक, टिन का रेशियो 4:3:2। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, और टोटल वेट कितना दे रखा है, 63 किलोग्राम। मतलब 9 रेशियो किसके बराबर है, 63 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, एक रेशियो आपका 7 के बराबर हो जाएगा। अब 7 को जब आप
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, मीन्स कॉपर कितना हो गया 28 kg। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, जो जिंक है ये 21 kg हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 निकल के आएगा। टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी 14 किलोग्राम यहाँ से मात्रा हो जाएगी। करना क्या था आपको, यहाँ पर रेशियो दिया गया था 4 3 2, इन तीनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 9। टोटल ये 63 के बराबर, तो 63 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 7 निकल के आएगा। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 28 21 14 के रेशियो में होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेट ऑफ 75 मीटर क्यूब वॉल्यूम मेटल इज 150 ग्राम, देन फाइंड द वेट ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेम मटेरियल। कोई एक 75 मीटर क्यूब वाला आयतन वाला कोई एक मेटल है जिसका वेट कितना है 150 ग्राम है। तो अगर इसी मेटल का वॉल्यूम 300 मिलीमीटर 300 मीटर क्यूब हो जाए तो उसका सेम मेटल का क्या होगा, वेट कितना होगा। तो आपको पता है रो बराबर क्या होता है, एम बाई बी होता है, जहां पर रो क्या है डेंसिटी है, मेटल सेम है तो दोनों की डेंसिटी, दोनों में जो आपके वॉल्यूम होंगे क्यूब होंगे उसकी क्या होगी डेंसिटी समान होगी। ठीक, अब मास और वेट क्या हो, मास और वॉल्यूम क्या होगा वेरी करता रहेगा, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो किसी का वॉल्यूम कम है किसी का वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन सेम मेटल होने के कारण उन दोनों की डेंसिटी क्या होगी बराबर होगी। अब डेंसिटी बराबर है तो उनका एम बाई बी का रेशियो भी क्या होने वाला है बराबर होने, चूंकि जब हम एम बाई बी का रेशियो निकालते हैं तो वही क्या होता है वही डेंसिटी होती है। एम वन की वैल्यू 150 मीटर क्यूब था, उसका 150 मतलब ग्राम था, 75 यहाँ पर मीटर क्यूब था। एम टू हमें निकालना है, ठीक, बी टू हमें दिया है 300, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 600 ग्राम। करना क्या था आपको समझना था कि रो बराबर होता है एम बाई बी। अब मेटल सेम है तो सेम मेटल होने के बड़ा कारण क्या होगा रो आपका इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले एम की वैल्यू आप 150 रखिए, बी की वैल्यू 75 रखिए, यहाँ से रो आपका निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। फिर से फार्मूला यूज कीजिए, फिर से फार्मूला यूज करेंगे रो बराबर यम आपको निकालना है, बी दिया गया है 600, तब यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका कितना, सॉरी यहाँ पर दिया गया ये 300, 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको 600 निकल के आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्टली आप दोनों को बराबर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ईयर ऑन ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। कोई एक बॉडी जो मूव कर रही है उसके ऊपर एयर के द्वारा जो हवा के द्वारा जो घर्षण लगता है उसको क्या कहते हैं। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, उल्टा चालू करते हैं तो बॉयंसी, बॉयंसी का मतलब क्या होता है उत्प्लावन बल। ये किस में लगता है द्रव में लगता है। जब हम किसी भी वस्तु को किसी द्रव में क्या करते हैं डुबोते हैं तो क्या करती है नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या करता है द्रव भी उस पर ऊपर की तरफ उतना ही क्या करता है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में द्रव के द्वारा लगाया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं बायंसी फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। लिफ्ट तो आपको पता ही है, तो कोई है ही नहीं, घर्षण होता ही नहीं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एफ बराबर पी बराबर क्या होता है एफ बाई ए होता है, यूनिट एरिया पर जो लगाया गया फोर्स होता है अप्लाई किया गया फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है ड्रैग। तो जो भी किसी भी मूविंग बॉडी पर जो एयर के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं ड्रैग, खिंचाव कह सकते हैं आप, इससे नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए स्पैनर whose effective length is 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टॉर्क अप्लाइड। आप लोगों ने स्पैनर प्रयोग किया होगा। ठीक, अब स्पैनर में क्या है 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, 300 न्यूटन फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, अगर हैंडल की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी होता है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ा देते हैं तो हमें बल क्या करना होता है कम लगाना होता है। आपने देखा होगा घरों में जो आप दरवाजे प्रयोग करते हैं तो दरवाजे क्या हमारे जो चौखट होते हैं उससे अटैच होते हैं, तो जहाँ पर हैंडल लगी होती है दरवाजे में सबसे लास्ट में लगी होती है, क्यों लगी होती है कि जितनी उसकी वहां से हिंज पॉइंट से दूरी बढ़ेगी
चूंकि टॉर्क टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। ठीक, तो यहाँ पर टॉर्क बढ़ाने के लिए या तो आप फोर्स बढ़ाओ या तो आप डिस्टेंस बढ़ाओ, दोनों डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ना बढ़ा के हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ही बढ़ा देते हैं। जितना दूर हम हैंडल लगाते हैं उतनी ही आसानी से कम फोर्स में हम दरवाजे को क्या करते हैं, ओपन क्लोज कर पाते हैं। तो वहां हमारा किसका कंसेप्ट होता है, टाउ का कंसेप्ट होता है। ठीक, इसी प्रकार हैंडल की लेंथ, अगर आप स्पैनर मान लीजिए कोई हमारा स्पैनर है, ठीक, ये इतना लंबा है, ठीक स्पैनर। अब अगर आप इसको यहाँ से यहाँ बोल्ट लगा है, यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नट भी नहीं खोलेगा। और इसी को अगर आप यहाँ पकड़ के घुमाइए तो आप इजिली से पकड़ के घुमा सकते हैं, नट भी इजिली खोल सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, यहाँ पर या तो आप एफ को इंक्रीज कीजिए या फिर आर को। तो करते क्या हम, इजिली डिस्टेंस को इंक्रीज करके फोर्स को कम करके अच्छा टॉर्क प्राप्त कर लेते हैं। तो टाउ बराबर एफ इंटू आर से यहाँ पर एफ आपको 300 न्यूटन दिया गया है, आर आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर। बट जो उत्तर दिया गया है, आंसर दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो न्यूटन मीटर में दिया गया है। इसलिए जो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए आपको इसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो 300 का 2 जीरो 100 से कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना निकल के आएगा, 15 × 45, 40 न्यूटन मीटर। यहाँ से उत्तर इसका निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील। यंग मॉडुलस, ठीक, इसी को आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब आप हुक का नियम पढ़ते हैं, पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुक का नियम क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। और प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसी को क्या कहा जाता है, यंग मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम आपको कुछ प्रमुख जो कुछ प्रमुख मेटल्स हैं उसके हम आपको यंग मॉडुलस दिखा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ प्रमुख आपके मेटल्स हैं, कुछ प्रमुख मीन्स वस्तुएं हैं जिनका यहाँ पर आपको दिखाया गया कि यंग मॉडुलस कितना होता है। ठीक, हमें निकालना किसका था, तो हमें निकालना था माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है। तो यहाँ पर आप जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा स्टील। कहाँ पर मिलेगा आपको, जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है स्टील। ठीक, स्टील स्ट्रक्चरल स्टील वाले में आप जाएंगे, चूंकि स्ट्रक्चरल स्टील ही माइल्ड स्टील वगैरह कॉलम में आता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 200। एक्चुअली ये कभी कभी किसी बुक में 200 मिलता है और किसी किसी बुक में क्या मिलता है, 210 मिलता है। अब ये 200 क्या है, गीगा पास्कल में है, ध्यान रखना है आपको, ये किस में है, गीगा पास्कल में 200। अब गीगा पास्कल को जब आप किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे, तो यह हो जाएगा 10⁹। तो जो आपके आंसर की दिया गया है, सॉरी, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 210 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए या फिर आप कह सकते हैं 210 गीगा पास्कल। ठीक, क्या कह सकते हैं, 210 गीगा पास्कल कह सकते हैं या फिर 210 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। कुछ प्रमुख जो आपके यहाँ पर वस्तुएं हैं उनके यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे आपको समझाया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट मेटल्स होंगे उनका आप नोट कर लीजिएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस क्या होता है, जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं उनके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, फ्रॉम हाइट h फ्रॉम द बेस, इसके बेस से। अगर आप इसके बेस से देखें, सेंटर से देख मीन्स इसके क्या नाम, आधार रेखा से देखें, तो इसका कितना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ स्थित होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, अब हम आपको इसी के साथ कुछ और फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बता देते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है। जो यहाँ पर ये पूछ रहा था, राइट सर्कुलर कोन। ठीक, राइट सर्कुलर कोन ये किसके बारे में पूछ रहा था, बेसिकली ये इसके बारे में पूछ रहा था, राइट सर्कुलर कोन। ठीक, ये इस फिगर के बारे में पूछ रहा था कि इसका कितना होता है। तो अगर आप इसको बेस से देखते हैं
तो बेस मतलब यहाँ से कितना है, ये h/3 डिस्टेंस पे है। टॉप से देखेंगे तो 2h/3 डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से उसका क्या होता है, उसका समस्त द्रव्यमान उसी पर केंद्रित रहता है, वहां से उसको क्या आप इजिली ऑपरेट, इजिली बैलेंस कर पाते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर पूछा जाए मनुष्य की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती, तो जो हमारी नाभि होती है, नाभि क्या होती है, मनुष्य का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक, अगर किसी आपको एक रॉड है, मान लीजिए रॉड है, ठीक, यहाँ पूछा गया इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है यही क्या होती है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अगर इसके आप मिड पॉइंट पे होल्ड करिए तो रॉड आपको गिरेगी नहीं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले जो अदर फिगर है उसको देख लेते हैं। पहला बताया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इस मिडिल पॉइंट। जो एक रॉड है, रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, इसके मिडिल पॉइंट में होती है। दूसरा, द सेंटर ऑफ, जस्ट 1 मिनट, दूसरा यहाँ पर आपको दिखाया गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर पैरेललोग्राम, चाहे आप रेक्टेंगल कहिए या पैरेललोग्राम कहिए, इसका आपको अगर दिया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है डायगोनल का, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है या फिर कहिए रेक्टेंगुलर है, इसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो दोनों आप डायगोनल इंटरसेक्ट करवा दीजिए, जहां यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किससे दिखाया गया है, जी से दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट फिगर, अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी फॉर ट्रायंगल लाइज एट ए पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट। अब जो त्रिभुज पूछा गया था, राइट सर्कुलर जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, तो ये बेस से अगर बात की जाए तो h/3 डिस्टेंस पर होता है। टॉप से बात की जाए तो 2h/3 डिस्टेंस पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मीडियन मतलब क्या होता है, जहां पर वर्टेक्स उसके ज्वाइन करते हैं उसी को मीडियन कहा जाता है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r/3 फ्रॉम इट्स बेस। अगर सेमी सर्किल की बात की जाए कि सेमी सर्किल का कहाँ पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेमी सर्किल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये बेस से 4r/3 पाई पर होती है। कितनी पर होती है, 4r/3 पाई, जहां पर पाई क्या है आपको पता ही है, आर क्या है, रेडियस है उस सेमी सर्किल का। नेक्स्ट जो फिगर पूछे जाते हैं वो कौन सा है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है आपसे सेमी हेमी स्फीयर। अगर आपसे हेमी स्फीयर पूछा जाए तो हेमी स्फीयर का क्या होता है, बेस से 3r/8 कितने पर होता है, 3r/8 डिस्टेंस पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है ट्रेपेजियम का, तो ट्रेपेजियम का क्या होता है, h/3 ब्रैकेट में 2a+3/a+b ये डिस्टेंस होती है, जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थित होता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर अगर पूछा जाए ये कोण का, ये कोण का कहाँ होता है, ठीक, तो ये होता है h/4 पर, कितने पर होता है, h/4 पर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस। अगर राइट सर्कुलर कोन की बात की जाए, कोन को हिंदी में कहते हैं शंकु, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, तो अगर टोटल हाइट h है तो बेस से h/4 हाइट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, h/4 डिस्टेंस पर हो जाएगा, कहाँ से, बेस से, आधार से h/4 डिस्टेंस पर राइट सर्कुलर कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।